अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज है 22 सितंबर 2020। आज मेरी कोशिश होगी कि तीनों एडिटोरियल की थोड़ी थोड़ी समरी है ना वो आपसे शेयर कर सकूं। अच्छा, पहला एडिटोरियल हमारे पास है इन सर्च ऑफ अ टेम्पल। इन सर्च क्या हो गया? तलाश, टेम्पल हो गया मंदिर। अच्छा, अब काफ़ी बहस हुई थी जब इमरान खान ने मंजूरी दी थी मंदिर की तामीर की, तो उसके बाद की सूरत हाल है और अब क्या डिमांड है हमारे पास हिंदू काउंसिल की, उस हवाले से एडिटोरियल है, देखते हैं। उन्होंने कहा मेंबर्स ऑफ द पाकिस्तान हिंदू काउंसिल हैव एम्फसाइज्ड, उन्होंने कहा जो मेंबर थे पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के, उन्होंने क्या किया? हैव एम्फसाइज्ड, उन्होंने इस बात पे जोर दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट किस बात पर जोर दिया? हैविंग अ मंदिर, के एक मंदिर होना, और एंड अ क्रेमेटोरियम। क्रेमेटोरियम क्या होता है? अब वो जगह कह लें, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं ना एज अ वेन्यू फॉर द क्रेमेशन ऑफ द डेड, ठीक है, जहाँ पे मुर्दों के जो जगह होती है ना उसको हम बोलते हैं क्रेमेटोरियम। और कहाँ पे? साइट इन इस्लामाबाद वॉज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट। उन्होंने कहा कि ऐसा जो है मंदिर और क्रेमेटोरियम वो हो वहाँ पे इस्लामाबाद में, वो क्या है? एसेंशियल रिक्वायरमेंट, कि वो ज़रूरत है, अहम ज़रूरत है किस चीज़ की? विच ऑट नॉट टू बी पोलिटिसाइज्ड, कि जिसको यो नहीं किया जाना चाहिए, क्या पोलिटिसाइज्ड, कि सियासी रंग नहीं देना चाहिए। तो ये बेसिकली डिमांड थी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हमें मंदिर और क्रेमेटोरियम साइट की ज़रूरत है इस्लामाबाद में, और उन्होंने कहा ये बहुत अहम और अशद ज़रूरत है और इसे जो है ना वो सियासी रंग नहीं देना चाहिए। The appeal is the latest attempt at a solution following a controversy over the construction of a temple in the capital. उन्होंने कहा ये अपील जो की गई थी हिंदू काउंसिल की जानिब से वो एक लेटेस्ट अटैम्प्ट है कि बिल्कुल जो अभी हालिया कोशिश की गई है कि कोई हल निकाला जाए किस चीज़ के बाद, कि वो फॉलोइंग अ कंट्रोवर्सी, क्योंकि ये एक अब कह लें कि तनाज़ा ये खड़ा हुआ था किस चीज़ पे? ओवर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेम्पल, के ये मंदिर की तामीर पे तनाज़ा खड़ा हुआ था। कहाँ पे? इन द कैपिटल, यानी कि इस्लामाबाद में। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं पीटीआई लॉ मेकर की। अभी अगर हम देखें लाल चंद मल्ही, ठीक है, उसके आगे कॉमा डाला हुआ है, अब पीटीआई लॉयर फिर कॉमा डाला हुआ है, तो ये जो कॉमा टू कॉमा क्या शो कर रहा है? इसके बारे में बता रहा है लाल चंद मल्ही कौन था, पीटीआई लॉ मेकर था, और वो क्या है? इज अमंग दोज, उन्होंने कहा वो उन लोगों में शामिल है जो क्या कर रहे हैं? ट्राइंग, जो कोशिश कर रहे हैं, टू ब्रिंग आउट द अपोलिटिकल नेचर ऑफ द मूव इन एन अपीरेंट एफर्ट टू बिल्ड कंसेंसस ऑन द मंदिर बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा ये लालचंद मल्ही है ना पीटीआई का लॉ मेकर, ये उन लोगों में शामिल था जो कोशिश कर रहा है क्या करने की? ब्रिंग आउट होता है कि आप टू मेक अपीरेंट, सामने लाना, क्या चीज़? दी पॉलिटिकल नेचर ऑफ द मूव, कि पॉलिटिकल होता है कि आपको नॉट इंटरेस्टेड और इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो वो सामने लाने की क्या कोशिश कर रहा है? ए पॉलिटिकल नेचर, यानी कि यो किस चीज़ पे, जिस चीज़ का इन्हिसार ना हो पॉलिटिक्स पे, ठीक है, इन एन अपीरेंट एफर्ट, कि वो ये उसकी कोशिश है क्या करने के लिए? टू बिल्ड कंसेंसस, कि वो इत्तेफाक राय कायम करे किस चीज़ पे? इस मंदिर पे, बाय आंसरिंग द क्वेश्चंस, और किस तरह करे? कि सवालों का जवाब देते हुए, बीइंग रेज्ड, यो उठाए गए हैं, यो या आप कह लेंगे उठाए जा रहे हैं हमारे पास, रिगार्डिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, उसकी तामीर से मुतालिक, इन अ प्रेस टॉक। और प्रेस टॉक में बात करते हुए उन्होंने क्या कहा? ही कॉल्ड दैट, उस पर उन्होंने रिकॉल दैट कि मतलब ये याद किया कि लैंड फॉर द टेम्पल एंड क्रेमेटोरियम वाज अलॉटेड इन 2018, कि ये ज़मीन थी मंदिर के लिए और क्रेमेटोरियम के लिए वो अलॉट की गई मतलब उस टाइम पे जो है ना इसके लिए आप कह लें मुख्तस की गई 2018 में। और उस टाइम पे क्या था? मतलब PMLN गवर्नमेंट वाज इन पावर, जब PMLN की गवर्नमेंट जो थी वो पावर में थी इन द कंट्री, ठीक है, अराउंड, क्योंकि लोगों को ये था कि जी इमरान खान ने मंजूरी दे दी है, तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये मंजूरी तो किसके? नवाज शरीफ के दौर में 2018 में हुई थी। अराउंड 3000 हिंदूज़ आर सेड टू बी लिविंग इन इस्लामाबाद, उन्होंने कहा तकरीबन 3000 हिंदूज़ हैं जो रह रहे हैं इस्लामाबाद में। मैनी ऑफ देम एक्टिविस्ट से वर फोर्स टू शिफ्ट हेयर फ्रॉम पार्ट्स ऑफ KP, सिंध एंड बलूचिस्तान टू एस्केप अ डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। उन्होंने कहा तकरीबन इस्लामाबाद में 300 हिंदूज़ रह रहे हैं, और क्या है उसमें ज़्यादातर जो हैं वो क्या थे, उनको मजबूर कर दिया गया था कि वो शिफ्ट हो कहाँ से? KP से, सिंध से और बलूचिस्तान से, ताकि वो बच सकें किस चीज़ से? डिटीरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ये ख़राब होती लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो थी वहाँ से जो है ना वो बच के किधर आए थे? यहाँ पे आए थे इस्लामाबाद में।
दिस मीन्स डैट, इसका ये मतलब है दैट दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, के मतलब थ्रू अ लॉट क्या मतलब होता है कि जब आप कोई बहुत ज़्यादा मुश्किलात से होके गुजरे हो ना, तो उन्होंने कहा ये जो हैं जितने भी 3000 हिंदूज हैं वो काफ़ी उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं एंड कुड डू विद सम लुकिंग आफ्टर बाय द स्टेट एज दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और उन्होंने कहा बेहतर होगा कि जो है ना अब स्टेट की जानिब से भी जो है वो इसमें लुक आफ्टर किया जाए, और क्या है एज दे आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, क्योंकि उन्होंने कहा वो शहरी हैं इस मुल्क के। ऑब्जेक्शंस वर रेज्ड, उनका इतराज़ात जो थे वो रेज्ड यानी वो उठाए गए, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कब? आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव्ड एन अमाउंट ऑफ ₹1 million to 100 million टू बिल्ड द टेम्पल, जब इमरान खान ने मंजूरी दे दी कितने 100 मिलियन की, ताकि तामीर की जाए ये मंदिर को जो है वो तामीर किया जाए। सून आफ्टर एज सम पोलिटिकल पार्टीज सच एज द PMLQ एंड JUIF ज्वाइन रिलीजियस ग्रुप्स इन पैशनेटली अपोजिंग द टेम्पल, और इसके फ़ौरन बाद इसके बाद क्या हुआ कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थी जिसमें PMLQ और JUIF शामिल थे, वो रिलीजियस ग्रुप्स के साथ मिल गए और बड़े जोश व खरोश के साथ उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू कर दी, किसकी? टेम्पल की, मंदिर की तामीर की। कंस्ट्रक्शन वॉज स्टॉप, और इसके बाद जो है तामीर जो मंदिर की थी वो रोक दी गई। अमंग द पॉइंट्स रेज्ड, और जो सवालात उठाए गए उसमें क्या थे? द ओपोनेंट सेड, जो मुखालफीन थे उन्होंने क्या कहा? दैट द टैक्स पेड बाय मुस्लिम्स कुड नॉट बी स्पेंट ऑन मंदिर एंड ऑल्सो दैट एन इस्लामिक कंट्री कुड नॉट अलाउ द बिल्डिंग ऑफ ए न्यू टेम्पल ऑन इट्स टेरिटरी। और जो इतराज़ात उठाए गए उसमें क्या था कि जी जो मुसलमानों के टैक्स के पैसे हैं ना वो नहीं खर्चे जा सकते मंदिर की तामीर पे, और साथ ये भी कहा कि जो इस्लामिक कंट्री है वो उसको वो इजाज़त नहीं दे सकता कि एक तामीर की जाए नया मंदिर उसकी ज़मीन पे। मिस्टर मली हैज़ ट्राई टू एड्रेस बोथ क्वेश्चंस, उनका इन दोनों सवालात की मिस्टर मली ने जवाब देने की कोशिश की है, और वो क्या है? सेइंग दैट, ये कहते हुए money from the taxes paid by Pakistani Hindus could be spent on building the mandir, and that there are Muslim countries such as UAE which have allowed new temples to be constructed। और इसका जवाब उन्होंने कैसे दिया कि जी ये पाकिस्तानी हिंदूज जो यहाँ पे रह रहे हैं तो उनके जो टैक्स के जो हैं पैसे वो खर्चे जा सकते हैं मंदिर की तामीर के लिए, और साथ भी कहा कि एग्जाम्पल्स मिसालें मौजूद हैं कि वो मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं जैसे UAE है उसने इजाज़त दी है किस चीज़ की कि नए जो हैं वो मंदिर तामीर किए जाए, उनकी जो तामीर की जो है ना उन्होंने इजाज़त दी है। तो ये कहना कि जी इस्लामी ममालिक में नए मंदिर नहीं बनते तो ये गलत है, ऐसा कहना था मली का, जो कि PTI का रहनुमा है। A solution has to be found, उन्होंने कहा कोई हल इसका निकालना मतलब क्या है? A solution has to be found कि जो हल है इसका क्या है वो निकालना होगा। दी हिंदू कम्युनिटी इज़ नॉट जस्ट लुकिंग फॉर अ प्लेस टू प्रे, उन्होंने कहा जो हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू बरादरी है, वो क्या है वो सिर्फ एक जगह की तलाश में नहीं है, बट ऑल्सो टू होल्ड सेरेमनीज़, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ पे क्या है वो सेरेमनीज़ भी होंगी। लेट्स सी हाउ द गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड्स, उन्होंने कहा देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे जवाब देती है टू द आइडियाज़, कि उन आइडियाज़ के बारे में पुट फॉरवर्ड बाय द काउंसिल्स मेंबर्स, जो काउंसिल मेंबर्स की जानिब से आइडिया दिए गए हैं, तो उन्होंने कहा देखते हैं गवर्नमेंट इसका कैसे जवाब देती है। तो बेसिकली ये एडिटोरियल था कि काफ़ी वो बहस स्टार्ट हो गई थी कि जी मुसलमानों के पैसों से जो है ना वो मंदिर की तामीर नहीं हो सकती, तो और कि जी हम इस्लामी मुल्क हैं तो हम नए मंदिर की तामीर की इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये दो बेसिक सवाल थे, तो मैंने कहा देखते हैं कि गवर्नमेंट कैसे जवाब देती है। किन का? ये जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनका, ठीक है, उन्होंने इस पर एतराज़ात उठाए थे कि क्यों इन्होंने इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो रोकी थी इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर की। अच्छा, अब अगला हम एडिटोरियल देखते हैं, ग्लोबल कोविड-19 केसेस। अच्छा, अब ये काफ़ी इस लिहाज से अहम है कि देखें ये ऐसा टॉपिक है जो आपको सारा वक्त जो है इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये केसेस की तादाद इतनी है, ठीक है, और ये हर महीने चेंज होती रहेगी, तो ये अहम बहुत है, लेकिन जो है आपको इसको अपडेट करता रहना पड़ेगा। आज तक देख लेते हैं 22 सितंबर तक क्या हालात हैं हमारे पास कोविड-19 केसेस के पूरी दुनिया में। उन्होंने कहा कि इसमें अगर आप देखें ना जो फिगर्स हैं वो काफ़ी अहम हैं, जिसमें कह रहे हैं कि जी टोटल नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस वर्ल्ड वाइड जो है ना वो क्रॉस कर गए हैं, पार कर गए हैं, कितने? 30 मिलियन। 1 मिलियन हो गया हमारे पास 10 लाख, तो ये हो गए तकरीबन 3 करोड़ केसेस जो है ना वो हो चुके हैं हमारे पास पूरी दुनिया में। और उन्होंने कहा यो डेली एवरेज आ रही है वो कितनी आ रही है? 3 लाख की, और उन्होंने कहा ये बहुत शार्प इंक्रीज़ है, ज़्यादा मतलब इजाफा है किस चीज़ में? फ्रॉम अगर इसको कंपेयर करें कहाँ से, जुलाई से, तब क्या था? वर्ल्ड वाइड केसेस डायग्नोस्ड ईच डे एवरेज अबाउट 200,000, ठीक है,
तो पहले ये 2 लाख थी एवरेज रोज़ के केसेस की, और अब कितनी हो गई हुई है, तकरीबन 3 लाख के करीब। और इसमें उन्होंने कहा है कि जी अगर आप ये देखें न्यू केसेस की तादाद में बढ़ रहे हैं कि सिर्फ पिछले 5 हफ्तों में जो है ना वो 10 मिलियन हमारे पास हुए, कितने, 1 करोड़। और उन्होंने कहा फर्स्ट 10 मिलियन जो थे उसको केसेस को जो है सामने आने में 6 महीने लगे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा जो हमारे पास ये आखिरी जो है ना 5 हफ्ते, तो उसमें जो है ना वो 10 मिलियन। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले 6 महीने में हमारे पास 10 मिलियन आ रहे हैं, और फिर पिछले 5 हफ्तों में सिर्फ जो है ना वो 10 मिलियन का मज़ीद इजाफा हुआ है। अच्छा, और ये डेटा कहाँ से आया है, ये टीम ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ एक्सपर्ट्स थे, कहाँ पे, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो और उन्होंने ये डेटा दिया, और उनका क्या कहना है कि जो यूएस है ना वो क्या है, वर्स्ट हिट कंट्री, यानी सबसे ज़्यादा वो मुतासिर हुआ है, और वहाँ पे कितने कंफर्म्ड केसेस हैं, 6.6 मिलियन, और तकरीबन 200,000 डेथ्स हैं, ठीक है। और ये चीज़ है। और अगर हम ये पहले पूरी दुनिया में अमेरिका हो गया, उन्होंने कहा अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात करें, एशिया में, तो उन्होंने कहा इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस हैं, और वो कितने कंफर्म केसेस हैं, 5 मिलियन, ठीक है। और द वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट आफ्टर द यूएस, यूएस पहले नंबर पे, इंडिया दूसरे नंबर पे। और साथ कह रहे हैं while the death rate in India is relatively lower as compared to the size of the population, the virus is spreading faster there than in any other country as it clocks 100,000 cases per day। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें इंडिया में, तो वहाँ पे कितने केसेस की तादाद है, 100,000 केसेस पर डे। और यहाँ पे और चीज़ अगर हम देखें कि पहले नंबर पे कि कौन है, यूएसए, दूसरे पे हमारे पास इंडिया, और तीसरे पे कौन है, आफ्टर इंडिया ब्राज़ील हैज़ द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस एट ओवर 4 मिलियन। तो वहाँ पे जो है वह 4 मिलियन केसेस हैं। तो ये आप अभी तक 22 सितंबर तक अगर आप देख सकते हैं कि कौन कौन 1, 2, 3 पोजीशन पे है, और कितने केसेस वहाँ पे हमें देखने को मिले हैं। और लेकिन एक और जो स्टैगरिंग फैक्ट है वो ये है कि जो टोटल नंबर है ना कोरोना वायरस रिलेटेड डेथ्स के, वो फास्ट अप्रोच कर रहे हैं कहाँ पे, 1 मिलियन पे, ठीक है। अच्छा, उन्होंने कहा अब ये बात बिल्कुल यहाँ है, क्लियर है कि कोविड-19 जो है ना वो जल्दी जाने वाला नहीं है। और कुछ लोग इस बात पे भी मतलब लोगों को खदशा है कि जी अगर वैक्सीन हमारे पास आ भी जाए तो फिर भी जो है ना इसका ख़तरा जो है इस वायरस का वो बरकरार रहेगा। और कह रहे हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ था, WHO ने वार्निंग दी है यूरोप को कि कोविड-19 में मज़ीद इजाफा होगा। और साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे पास सितंबर का डेटा है वो क्या होना चाहिए, वो सर्व एज अ वेकअप कॉल। वेकअप कॉल क्या होता है, क्योंकि ख़तरे की आप घंटी कह लेना, अगर हम कहें कि जी कुछ चीज़ आपको अलर्ट कर दे, तो जितनी ज़्यादा केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है तो वो उन्होंने कहा अलर्ट कर देने के लिए काफ़ी है यूरोप में लोगों को कि जी ये बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। तो उन्होंने कहा, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देख लें तो वो ये है कि जी, लेकिन उन्होंने कहा कि शुरू में क्या है कि हॉस्पिटल लैक कर रहे थे, लोगों को पता नहीं था कि इसको कैसे टैकल करना है इस पूरे वायरस को। और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हॉस्पिटल्स के पास इक्विपमेंट नहीं था, और स्टाफ जो है ना वो बगैर किसी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के है ना प्रोटेक्शन के, वो इनको डील कर रहा था। तो उसमें भी काफ़ी डॉक्टर्स और हेल्थ केयर ऑफिशियल्स की डेथ हुई। लेकिन उन्होंने कहा बट टुडे, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो मैनी कंट्रीज आर बेटर इक्विप्ड, कि काफ़ी ममालिक है ना वो ज़्यादा बेहतर तरीके से टैकल कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं इस इन्फेक्शन का। लेकिन उन्होंने कहा है इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल क्या हो जाए, रेकलेसनेस का मुजाहरा करें। रेकलेसनेस होता है जब आप बिल्कुल ही जो है ना लैक ऑफ रिगार्ड के, मतलब आप ना सोचो कि भाई इसका अंजाम क्या हो सकता है। हम कहें नहीं भाई अब हमारे पास बड़ी चीज़ें आ गई हैं, अब हम बेटर इक्विप्ड हैं, तो अब कोई मसला नहीं, और आप उसको खातिर में ना लाओ ना एक तरह का वायरस को। तो ये वो बात कह रहे हैं कि आप रेकलेसनेस का मुजाहरा ना करो। आप जो है ना मतलब ठीक है आपने वो कर लिया है, अब आपके पास बेटर इक्विप्ड हो, आपके पास बेटर इक्विपमेंट भी है, लेकिन फिर भी है ना रेकलेसनेस का मुजाहरा ना करो। और क्या है लेकिन उन्होंने कहा जो ममालिक हैं मस्ट स्ट्रेटेजाइज देयर नेक्स्ट स्टेप्स, उनको सोचने चाहिए कि अपने क्या नेक्स्ट स्टेप्स लेने हैं बाय थिंकिंग ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल। और ये क्या करते हुए कि वो सोचे सबसे ज़्यादा जो वल्नरेबल है, जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है इस वायरस से अमंग द पॉपुलेशन, एज वेल एज दोज वर्किंग इन हेल्थ केयर एंड डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज। उन्होंने कहा उसके बारे में भी सोचिए जिनको सबसे ज़्यादा खतरा है इस वायरस से, और जो वर्क कर रहे हैं हेल्थ केयर एंड डिलीवरिंग एसेंशियल सर्विसेज में। जिस तरह ये बात हो रही है ये हमारे डॉक्टर हजरात की, एज इज़ बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड, उन्होंने कहा जिस तरह ये दिखाया गया है कि कंपैशन के साथ और डाटा ड्रिवन अप्रोच के साथ इस पाबंदियों पे
लॉस कैन बी मिनिमाइज्ड, होने का जो लॉस है, नुकसान है, उसको क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो बेसिकली ये डेटा से काफ़ी ज़्यादा मतलब रिच डेटा था इस एडिटोरियल में, और सारे उन्होंने ममालिक बताए हुए थे कि कहाँ कितने ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, और मतलब साथ उन्होंने बताया हुआ था कि ठीक है पहले हम ज़्यादा बेटर इक्विप नहीं थे इससे डील करने में, लेकिन उन्होंने कहा हम अब तो मतलब पता चल गया इसको कैसे डील करना है, लेकिन उन्होंने कहा हमें क्या है रेकलेसनेस का मुजाहरा नहीं करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी तरह जो है ना वो हम नुकसान को कम कर सकें। ठीक है, अच्छा तीसरा एडिटोरियल हम देख लेते हैं। एमपीसी रेजोल्यूशन है। एमपीसी हमारे पास ये आपको पता है कि सारी जो थी अपोजिशन पार्टीज़ वो मिल गई थी, और मिली तो सारी इमरान खान पे के ख़िलाफ़ थी कि किस तरह इसको जो है ना फारिग कराया जाए हुकूमत से, लेकिन जो हमें चीज़ देखने को मिली कि वो बहुत ज़्यादा ओपनली जो है ना कि पहले भी ये इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाते रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस तरह ओपनली फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है ना वो इन लोगों ने यहाँ पे ज़बान इस्तेमाल की थी फ़ौज के ख़िलाफ़, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि बड़े ढके छुपे लफ्ज़ों में सियासतदान पहले भी बोलते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही जब आप सोचो ना कि बस अब कोई वो नहीं रहा है, खोने को कुछ बचा नहीं है, तो उस तरह की बॉडी लैंग्वेज थी कि बस ठीक है बोल लो, ना बोल के भी तो कुछ नहीं हो रहा, तो बोल के देख लेते हैं कि क्या होता है, और बहुत बुरे तरीके से निशाना बनाया गया फ़ौज को। अच्छा, उन्होंने कहा अपोजिशन जो है वो एक दफ़ा दोबारा मिल गई थी, किसके ख़िलाफ़, इनका जो मुखालिफ था यानी इमरान खान, और फिर साथ उन्होंने क्या बताया कि जी वो संडे की मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, उसमें 10 पॉलिटिकल पार्टीज़ शामिल थी, ठीक है, और उसमें उन्होंने क्या किया था, वो मिली थी एक अलायंस फॉर्म करने के लिए। अलायंस हमारे पास होता है एक तरह का गठजोड़, एक रिलेशनशिप जिसमें लोग मिलते हैं क्या करने के लिए, किसी म्यूचुअल बेनिफिट के लिए और किसी कॉमन पर्पज़ के लिए, ठीक है, और इसको नाम किस चीज़ का दिया गया था, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का नाम दिया गया। और साथ उन्होंने कहा कि जी एक मिनट इसको हम देख लेते हैं, इसको किधर गया, ये मैं सारे एडिटोरियल जो है ना वो पीडीएफ में बना देता हूँ, तो ये ज़रा वो हो गया, लेकिन अभी सिर्फ हम एडिटोरियल ही कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं ये मेन इसमें चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें उन्होंने कहा कि जी ख़ास तौर पे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के बारे में काफ़ी कहा गया, और जो इंटरफेरेंस होती है, मुदाखलत होती है हमारे पास इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की, तो उस हवाले से उन्होंने बात की। तो उन्होंने कहा ये नवाज शरीफ थे ये जिसे जो है ना वो एब्सकॉन्डर करार दे दिया गया। एब्सकॉन्डर क्या होता है, जब आप गिरफ्तारी से बचने के लिए कानून के सामने पेश नहीं होते ना, तो वो आपको एब्सकॉन्डर करार दिया जाता है कि ये कानून की गिरफ्त से भागा हुआ बंदा जो होता है ना, और ये कोर्ट ने करार दिया था। तो उन्होंने कहा उसने अपनी 2 साल बाद खामोशी तोड़ी, और साथ उन्होंने क्या कहा, साथ उन्होंने कहा कि जी कांस्टेंट इंटरवेंशन हमने देखी है, लगातार मुदाखलत किसकी जानिब से, बेसिकली इनका जो इशारा था वो फ़ौज की जानिब से थे। और साथ उन्होंने कहा कि जी स्टेट अबव अ स्टेट, कि स्टेट तो आपकी है ही, लेकिन उससे ऊपर भी इन्होंने कहा कि जी एक स्टेट है, और यानी ज़ाहिरी बात है जो निशाना था, हदफ था, वो फ़ौज थी। अच्छा, उन्होंने कहा हिज क्रिटिसिज्म ऑफ alleged interference by a security establishment in civilian affairs may have been construed as an outburst of a politically aggrieved person। उन्होंने कहा हो सकता है कि उसकी तंकीद थी कि जो इंटरफेरेंस करती है, मुदाखलत करती है हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट, और कहाँ पे, सिविलियन अफेयर्स में। तो उन्होंने कहा ये हो सकता है कि जी ये उस शख्स की जानिब से जो है ना वो आउटबर्स्ट हो जो कि क्या है, पॉलिटिकली एग्रीव पर्सन हो, यानी कि वो कहे जी सियासी तौर पे है ना मुझे क्या है इंतकाम का निशाना बनाया गया है, लेकिन उसके जज्बात जो थे वो क्या थे, हमें देखने को मिले। एक स्ट्रॉन्ग वर्डेड रेजोल्यूशन थी, करारदाद थी, जिसमें जो है ना इस रेफरेंस दिया गया इस इंक्रोचमेंट के बारे में कि किस तरह फ़ौज जो है वो मुदाखलत करती है सिविल अफेयर्स में, सिविलियन अफेयर्स में। और यूनानिमसली अडॉप्टेड रेजोल्यूशन थी, यानी कि कोई मुखालफत नहीं थी, तमाम पार्टीज़ ने मिल के एक करारदाद इसमें जो है ना वो अडॉप्ट की, पास की, और वो क्या था, और उसमें भी उन्होंने वही पोजीशन ली और कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो न्यूट्रल और एपोलिटिकल रोल अदा करे, बजाय इसके कि वो सियासत में इन्वॉल्व होने की कोशिश करे। तो उन्होंने कहा, और फिर साथ उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री बताई है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री थी हमें नज़र आता है काफ़ी मिलिट्री टेक ओवर हमें उसमें नज़र आते हैं, और उसमें क्या था कि सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का देखें माजी में रोल रहा है, ठीक है। तो मतलब अब ये सिर्फ ये कहना है कि जी नवाज शरीफ ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं जी ऐसा कभी नहीं हुआ, तो ये एक ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता,
ठीक है, क्योंकि ऐसा रोल रहा हमारे पास माजी में भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कि वो हमेशा उनको ज़रूरत पड़ी इस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। अच्छा, लेकिन उनका ये भी फैक्ट है कि ये इन्वॉल्वमेंट थी उसको उसको एक्सेप्ट किया गया, ठीक है, इवन इंकरेज, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी समझती थी कि जी अगर हमारे पीछे फ़ौज होगी तो हम जो है ना हमें कोई हटा नहीं सकेगा, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा कि जी जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो थे, और वो क्या है वही कहते हैं दैट दे हैव लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स, कि जी हमने पुरानी गलतियों से सीखा। क्योंकि ज़ाहिर अब ये शहबाज और ये दूसरे ये लोग तो नहीं कह सकते कि जी इस तरह फ़ौज को जो है वो ओपनली क्रिटिसाइज़ आप कर रहे हैं, तो साथ उनको ये भी कहना पड़ रहा है कि ठीक है हमने माजी की गलतियों से सीख लिया। कि लोग कहते हैं कि जी आप खुद भी तो फ़ौज के सहारे से ही आए थे, तो फिर हमारे इसने शहबाज शरीफ ने कहा था कि जी हमने अपनी वो गलतियों से माजी की गलतियों से सबक सीख लिया है। और साथ उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ये मुश्किल है प्रिडिक्ट करना कि जी किस तरह ये पार्टीज़ हैं सारी वो क्या करेंगी, गैल्वेनाइज विल प्रैक्टिकली गैल्वेनाइज सपोर्ट। गैल्वेनाइज होता है कि इंस्पायर और स्टिमुलेट समवन टू एक्ट, कि किस तरह वो सपोर्ट हासिल करेंगी इसमें इस पूरे मुद्दे पे, और किस चीज़ का किस इशू पे, कि नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। और उन्होंने कहा वो किस तरीके से इकट्ठा करेंगी, गैल्वेनाइज करेंगी सपोर्ट कि जी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए इसमें सिविलियन अफेयर्स में। लेकिन उन्होंने कहा अब उनका जो उनका अपना एम है, इनका मकसद है वो यही है कि पीटीआई की हुकूमत को आउस्ट किया जाए, यानी कि निकाला जाए। तो उन्होंने कहा ये फॉर्मिंग अपोजिशन, उन्होंने कहा एक अपोजिशन बनाना अलायंसेस इज़ रिलेटिवली ईजी, उन्होंने कहा बनाना आसान है अलायंसेस, और हमारे मुल्क की हिस्ट्री है वो भरी पड़ी है ऐसे अलायंसेस से। लेकिन डॉन्टिंग एस्पेक्ट क्या है कि आप किस तरह अचीव करते हो अपना शेयर्ड गोल। जिस तरह सारे जो पार्टीज़ हैं उनका शेयर्ड गोल यही है कि किस तरह नवाज शरीफ के इसकी पीटीआई की हुकूमत को हटाया जाए। उन्होंने कहा हमने बहुत कम देखा है कि ऐसे अलायंसेस जो है ना वो अपने ऑब्जेक्टिव अपने मकासद पूरे करते हैं। और उन्होंने कहा है कि हमने देखा है कि माजी में ऐसी चीज़ें जो थी ना some of which ambitions in the past became realities only with the help of extra constitutional forces that our opposition is taking on। उन्होंने कहा माजी में भी हमने ऐसी देखी हैं अलायंसेस, लेकिन तब क्या हुआ था उनको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्सेस की जो है ना वो मदद लेनी पड़ी थी। लेकिन अब तो वो ये कह के निकले हैं कि जी हमने अपनी माजी की गलतियों से सीख लिया, तो ज़ाहिर है तो फ़ौज अभी साथ नहीं देगी। तो एडिटोरियल में सवाल पूछा गया है कि जी माजी में तो ऐसा होता था, लेकिन वहाँ फ़ौज की मदद से जो है ना वो दूसरे की हुकूमत गिरा दी जाती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या है इनको खुद ये किस तरह करेंगे ये देखना होगा। दीज फोर्सेज टू हैव मैनिपुलेटेड सिचुएशंस टू देयर एडवांटेज एंड टेकन चार्ज ऑफ द कंट्री। लेकिन उन्होंने कहा ये चैलेंज इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि इसमें ये क्या है कि इन दीज अर्ली डेज इट इज़ अनक्लियर हाउ द पीडीएम अलायंस विल आउस्ट द गवर्नमेंट। उन्होंने कहा ये देखना मुश्किल है, अभी क्लियर नहीं है कि किस तरह ये लोग हुकूमत को निकालेंगे, और साथ ही उन्होंने कहा कि किस तरीके से उसको न्यूट्रलाइज करेंगे इट्स एलेज्ड बैकर्स, ठीक है, जिनकी ये सपोर्ट हासिल है। तो फिर ये एक तरीके से उन्होंने सवाल किया है एडिटोरियल में। और साथ ही ने कहा ये डिपेंड करेगा कि जी ऑन दी रिवाइज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी दैट दे हैव प्रॉमिस्ड टू प्रिपेयर एंड अडॉप्ट, ठीक है, कि उन्होंने कहा ये सारी पार्टीज़ किस तरह अडॉप्ट करती हैं किस चीज़ को, प्रिपेयर एंड अडॉप्ट की रिवाइज चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको ये पार्टीज़ कैसे लेती हैं उस बारे में है। और साथ कह रहे हैं आने वाले दिन हैं वो डिसाइड करेंगे, वो फैसला करेंगे कि पार्टीज़ कितना कमिटेड हैं, कितना मिल के काम करना चाहते हैं, क्योंकि माजी में भी ऐसे अलायंसेस तो बने लेकिन बाद में है ना वो मुतहद नहीं रह पाए, ठीक है। और साथ उन्होंने कहा है कि जी तब तक क्या है ये पॉलिटिकल गेम ऑफ पुश एंड पुल में गो ऑन विद द गवर्नमेंट मेंटेनिंग इट्स एज ओल्ड पोजीशन दैट अलायंस इज अ ग्रुप करप्ट पॉलिटिशियंस। उन्होंने कहा देखते हैं कि ये अलायंस बना है ये कहाँ तक चलता है, लेकिन उन्होंने कहा जो गवर्नमेंट है वो वही अपनी पुरानी बात पे कायम है कि ये अलायंस है ये गठजोड़ है, ये क्या है करप्ट पॉलिटिशियंस मिल के आ गए हैं सारे, ये उनका मतलब आप कह लें टोला कह लें, उनकी गठजोड़ है एंड टर्निंग इट्स गन ऑन नवाज शरीफ। और उन्होंने कहा नवाज शरीफ की बात करते हैं उनका क्या कहना था, फॉर लीडिंग द वे फॉर अ फ्यूचर स्ट्रीट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी अ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। अच्छा उन्होंने कहा और जो था जो मतलब ज़ाहिर फिर नवाज शरीफ पे भी उन्होंने तकीद की, क्योंकि वो पेश था ये कहने में कि जी लीडिंग कि जी क्या करें फ्यूचर स्ट्रीट एजिटेशन करें एहतजाज करें फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी अ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल, क्योंकि
तनकीदी इस पे पीछे की जानिब से ये की जाती है नवाज शरीफ पे कि ये क्या है, इसकी सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल है, यानी खुद साख्ता जलावतनी है इससे बचने के लिए, कानून के लिए। तो फिर उन्होंने कहा यो सारे इसके पीछे ने यो इनके थे, आप कह लें कि तोपों का रुख कह लें, जिस तरह टर्निंग इट्स गन ऑन नवाज शरीफ के जी। नवाज शरीफ जो है ना वो ये सारा कुछ करा रहा है कि दोबारा स्ट्रीट एजिटेशन स्टार्ट हो, ठीक है, और फ्रॉम व्हाट अपीयर्स टू बी अ सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल। उन्होंने कहा खुद तो ये यहाँ पे गया हुआ है सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में, लेकिन वो उसको लीड कर रहा है, उस कोशिश कर रहा है कि वो स्ट्रीट एजिटेशन में है ना वो ला सके आवाम को। तो बेसिकली इस एडिटोरियल में जो है सवाल ये पूछा गया था कि जी अलायंसेस पहले भी बने, लेकिन देखना गया है कि अब जो अलायंस बना है वो मुतहद रहता है कि नहीं, और किस तरीके से ये है ना ये इसको आगे लेके चलते हैं, क्योंकि इस दफ़ा ज़ाहिर है इनको इस्टेब्लिशमेंट की भी सपोर्ट हासिल नहीं होगी। अब अपने बलबूते पे क्या करते हैं, तो ये है सवाल जो इस एडिटोरियल में पूछा गया था। तो आज तीनों एडिटोरियल को थोड़ा कवर किया, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। एक एडिटोरियल सही होता है कि आज वाला सही था, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।